नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शांति का टापू होने के मायने। दरअसल ये कभी शांति का टापू रहा था, इसमें कोई शक नहीं। और अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो शांति इसमें है। मध्य प्रदेश में लोग बहुत अमन व अमान से रहते हैं, लेकिन जहाँ तक अंडरवर्ल्ड की बात आएगी, आतंकवाद के किसी रिश्ते की बात आएगी, तो मध्य प्रदेश और ख़ासतौर से भोपाल, निमाड़, मालवा ये जरूर इस इलाके से जुड़ जाते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में आतंक की आहट बार बार क्यों सुनाई पड़ती है। उसकी वजह ये 1 साल पुरानी लगभग बात है। राजधानी भोपाल का एक ऐशबाग थाना बड़ा सेंसिटिव थाना माना जाता है। यहाँ बांग्लादेश का एक आतंकवादी संगठन जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेशी JMB करके भोपाल में लगभग 2 से 3 साल में उनके 4 सदस्य स्लीपर सेल बनाने में लगे थे। और सबसे खास बात यह कि वो राजधानी के, जो मैंने कहा कि बहुत सेंसिटिव इलाका था, ऐशबाग स्टेडियम, उसके पास के थाने में पता ही नहीं था कि कोई ऐसा संगठन काम कर रहा है जो 2 से 3 साल से यहाँ स्लीपर सेल तैयार कर रहा है। ये तो एक बात हुई। अगर हम मालवा निमाड़ की बात करें तो वहाँ भी सिमी जैसे संगठन ने बड़े अपने पैर पसारे थे। वहाँ पुलिस की हत्या भी हुई है। उज्जैन में भी इसका असर पड़ा था। खंडवा की बात करें, निमाड़ का खंडवा इलाका जो है, वहाँ अक्सर सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है और उसमें बड़े पैमाने पर इस तरह के संगठनों के सक्रिय होने की बात होती है। आज भोपाल में 11 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं। इनका संबंध IS जैसे संगठन से होने की भी बात की जा रही है। हालांकि अभी NIA और ATS इस पर काम कर रही है। ATS ने इस पर कार्रवाई की थी। 11 में से 10 लोगों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल रविंद्र कैलासिया जी और आशीष दुबे जी, और स्काइप पर रहेंगे देवदत्त दुबे जी। चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी आपसे कि ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं बताता है कि जो लोकल पुलिस है, खासतौर से थानों की पुलिस की बात करें, कह सकते हैं कि वो ट्रैफिक का काम है उसका कंट्रोल करना। इंक्रोचमेंट में अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ वो नगर निगम की मदद करती है। और ख़ासतौर से VIP जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर हुए या दिल्ली से आने वाले लोग या मंत्रियों, उनकी वो सेवा में या उनकी देखभाल में, उनकी सुरक्षा में लगी रहती है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ज़रूर मैं पूछूंगा कि जो CTCID नाम की एक संस्था होती है, जिसे नगर की खुफिया एजेंसी से बोलते हैं, वो क्या काम करती है? और अगर थाने की पुलिस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके मोहल्ले में क्या हो रहा है उसकी जानकारी उसको ना हो। तो पुलिस तो साफ एक तरह से, अभी तक जो खबर हमारे पास आई है वो ये कि लोकल पुलिस का ना तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है और ना उसके कोई इनपुट है। ये एक तरह से बहुत गैर जिम्मेदारी का एक संकेत है लोकल पुलिस का। NIA अगर STF ना हो तो हम देख रहे हैं कि भोपाल में या मध्य प्रदेश में बड़े धड़ल्ले से इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में जुड़े संगठन अपनी कार्रवाई करते रहते हैं और पुलिस सोती रहती है। आपकी राय? नमस्कार। देखिए, ये आज जो ATS और NIA की जो संयुक्त कार्रवाई हुई है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं, और लोकल जो जिला पुलिस हैं, कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी है उससे बेखबर होती जा रही है। जो पहले CTCID का जो रोल हुआ करता था किसी समय, कि जो पान की दुकान है या जो भी सूत्र हैं अपराधियों से जुड़े हुए, उनसे पूरी तरह टच में रहकर, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की हम बात करें, और कई बार तो पुलिस के लोग CTCID के रविंद्र जी उन्हीं के गिरोह में वो खुद ही प्लांट हो जाते थे और उनके साथ रहकर वो पुलिस को इनपुट दिया करते थे। ये जो है पुराने लोगों की जो उनसे जो सीखा गया है, इन लोगों ने जो सीखा होगा, मेरे को लगता है उनसे या तो बराबर इंटरेक्शन रख नहीं रहे हैं, या फिर लोग जो है केवल एक ही दिशा में काम करना चाहते हैं। आजकल CTCID का रोल जो है बस पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों में बैठकर वहाँ की पत्रकार वार्ताएं लेना, या फिर पत्रकार वार्ताओं का जो इनपुट है वो लेना, या फिर जो कहीं भी जो धरना प्रदर्शन आंदोलन होते हैं उनसे जुड़ी गतिविधियाँ, अपराधियों से संबंधित कोई भी इनपुट CTCID, मेरी जानकारी में अभी तक कोई इस तरह की इनपुट ना तो एकत्रित किया जा रहा है, ना ही वरिष्ठ अधिकारी उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि उनका रोल जो है वो पूरी तरह से निभा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं। और यही कारण है कि जो लोकल पुलिस है, जो संवेदनशील कुछ थाने हैं, उन थानों
में जो एक्टिविटी होती हैं, आतंकवादी गतिविधियां या किसी तरह की, उनकी खबर लोकल पुलिस को नहीं होकर जो एटीएस है या एनआईए है, जो एनआईए ने अपना दायरा भी यहाँ मध्य प्रदेश में बढ़ाया, तो उसके पास तुरंत इस तरह की जो फीडबैक है वो पहुंच रहे हैं। ये मध्य प्रदेश पुलिस के लिए अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात एक और है रविंद्र जी, मैं अगली दौर की बातचीत में आपसे पूछूंगा कि काम भले ही उन्होंने बांट रखा हो अपने हिसाब से, लेकिन सुरक्षा का जिम्मा, इसका मतलब ये नहीं कि अगर एटीएस या एनआईए नहीं होती तो फिर सिटी सीआईडी क्या करती। सिटी सीआईडी का मतलब है कि वो भले ही वीआईपी की सुरक्षा की बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके मूवमेंट पर बात करें, लेकिन आशीष जी इस तरह के काम बटे हुए होते हैं हर जगह, चाहे वो सिटी सीआईडी हो या चाहे एनआईए या एटीएस की बात करें, एक मिशन पर काम किया जाता है। भोपाल की बात करें, बहुत पुराने में जब इस तरह के आतंकवाद की घटनाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन तब अंडरवर्ल्ड का जरूर भोपाल में दखल होता था, और ख़ासतौर से अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते थे वो यहाँ अपनी जो फरारी होती है उसको काटने के लिए आते थे। लोग कहते थे कि भोपाल उनके लिए एक तरह का वो ट्रांजिट एरिया होता है, टाइम होता है जिसमें वो दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस से बचने के लिए यहाँ अपना टाइम गुजारते हैं, कबाब खाते हैं, बड़ी झील की सैर सपाटा करते हैं, और कुछ लोकल लोगों के साथ वो शिकार विकार भी करते हैं। इस तरह के जो एक तरह से एंटरटेनमेंट या मनोरंजन वो यहाँ से करके जाते थे, और उसी के चलते भोपाल के लोगों के संबंध अंडरवर्ल्ड से उस समय काफ़ी हो गए थे। लेकिन भोपाल के लोगों की अलग तासीर है, वो इन सब बातों को अपनी शेखी बगाड़ने के लिए उनका उल्लेख करते थे। उनका ज़्यादा संबंध कोई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से नहीं होता था, सिवाय उनके साथ अपने फोटो दिखाकर लोगों में रोब गालिब करना। लेकिन अब आशीष जी स्थितियाँ बदल गई हैं। अब जो आतंकवादी हैं वो देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। और जैसा हमने कहा कि 2-3 साल तक भोपाल में बांग्लादेशी आतंकवादी काम करते हैं, स्लीपर सेल बनाते हैं। भोपाल में 11 लोग पकड़े जाते हैं एटीएस और एनआईए की एक जॉइंट उसके तहत, लेकिन लोकल पुलिस बेखबर रहती है। ये एक मुझे लगता है कि जो आदत है वो थोड़ी खतरनाक है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो तालमेल की बात अभी सामने आई है ये बिल्कुल सही है। अब ये जो दौर बदल गया है, सूचना क्रांति और तकनीक इतनी ज़्यादा हो गई है कि और ये कई बार बातें की भी जा चुकी हैं कि देश भर में जो एक नेटवर्क होता है कानून व्यवस्था से संबंधित या पुलिस का जो है वो लिंकअप होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ऐसी असफलताओं में सामने आती हैं, छोटी मोटी असफलता नहीं है, बड़ी है। ठीक है, ये इसको भोपाल को उन्होंने पनाहगाह टाइप का बना रखा है, लेकिन अगर हम बोलें जो खुफिया जो शाखाएं हैं मध्य प्रदेश की पुलिस की या सिटी सीआईडी और एसपी वगैरह जो ब्रांच होती हैं, आप इसको तो पीएचक्यू से भी जोड़ सकते हैं। पीएचक्यू सीआईडी होती है, बिल्कुल। तो ये इनको ये चीजें, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इनके अधिकारी होते हैं उनका सुपरविजन कितना अच्छा है, वो अपने काम में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, और उनका ताना बाना लोगों से कैसा है, तो उसके आधार पर नीचे तक काम होता है। वरना नीचे के जो लोग हैं, वो सही बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और छोटे मोटे राजनीतिक जलसों की जानकारियां इकट्ठा करके अपने बॉसेस तक पहुंचाते हैं। तो ये एक गलत परंपरा है। और दूसरी ये बात भी है कि अभी जो कुछ महीने पहले ऐशबाग में आतंकवादियों का जो स्लीपर सेल पकड़ाया, अभी आज जमाते मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी का, और उसके बाद फिर अभी जो आज घटना हुई है वो है। लेकिन इन सब के पहले सतर्क हो जाना चाहिए था उस वक्त जब सन 2000 के दशक में भोपाल के सोनागिरी के पास एक हथियार बनाने की फैक्ट्री थी, और उसमें कुछ तमिल लोग थे जो ये आतंकवादियों के लिए कुछ छोटे मोटे हथियार या बनाया करते थे, उस तरह की चीज़ें हुई थी। वो जो सबसे अलार्मिंग जो स्टेज थी वो पता किए जाने थी। उसमें भी जो है उस वक्त शायद पिपलानी पुलिस थी, उसकी असफलता सामने आई थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि फैक्ट्री चल रही थी। अनुराधा शंकर सिंह जो आईपीएस ऑफिसर वो ओडीआईजी थी शायद उस समय, और ये इतना बड़ा फेलियर, हालांकि वो इनपुट भी उस समय तो इतना नहीं था ये चीज़ें, लेकिन बताया गया था कि कुछ इनपुट बाहर से आया था, दिल्ली से आया था, कुछ यहाँ की पुलिस ने करा और कार्रवाई की। लेकिन कितनी बड़ी बात थी कि कारखाना चल रहा था सघन रहवासी बस्ती में, वो लोगों को पता नहीं था। तो ये पुलिस की चूक है, इसको बहुत बारीकी से मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि घटनाएं नहीं हो रही हैं इसका ये मतलब नहीं है कि कोई यहाँ पे आके आराम से पनाह ले, क्योंकि ये एक ऐसा बारूद के ढेर पे बैठने जैसी स्थितियां बन जाएंगी। वो जब चाहे तब वारदात यहाँ कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं करते कि अगर यहाँ वो वारदात करेंगे वो उनकी तो जगह खत्म होगी। लोकल के जो लोग हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, फिर लोकल पुलिस भी थोड़ा सा उनसे कम फ्रेंडली रहेगी। मैं फ्रेंडली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो ये जानना नहीं चाहती कि जो आदमी अजनबी चेहरा है वो आखिर क्यों भोपाल में स्टे किए हुए, क्यों रुका हुआ है। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन अभी जो शुरुआत की थी रविंद्र कलासा जी ने, दरअसल हिज्ब उत तहरीर
यानी HUT करके ये जो संगठन है जिसके लोग पकड़े गए हैं, इसके कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय हैं। ये इंग्लैंड से जुड़े भी बताते हैं, बटला हाउस से भी इसका संबंध बताया था, जो दिल्ली में घटना हुई थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर की भी मौत हुई थी और उसमें आतंकवादी भी मारे गए थे। तो सीधी सी बात है कि ये जो HUT है ये केवल मामूली संगठन नहीं है आतंकियों का, इसके दुनिया भर में संबंध और IS से इसका संपर्क निकल रहा है। हालांकि जांच में बहुत सी चीज़ निकल कर आएंगी, कई बार पुलिस इन चीज़ों को शेयर नहीं करती क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा मामला होता है। लेकिन देवदत्त जी, इसमें आम आदमी के भी जागरूक होने की ज़रूरत है। लेकिन NIA की जो एक एजेंसी यहाँ नियुक्त हो गई है, उसका ऑफिस भी यहाँ बन गया है, अगर वो यहाँ है तो फिर उसके पास इनपुट भी आते होंगे और उसी के चलते ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 11 लोग का पकड़ा जाना भोपाल से, ये छोटा मामला नहीं। अभी तक पकड़े तो गए थे लोग, लेकिन कभी 2, 3, 4, लेकिन 11 एक मुश्त पकड़े जाएं, ये मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर मामला। इसमें एक गैस राहत संगठन की कोई महिला लीडर रही थी, उनके परिवार में कहते हैं कि उनका जो बेटा है वो इसमें पकड़ा गया है और उसको इनोसेंट बताया जा रहा है जो आरोपी है उनके पक्ष के द्वारा। आपकी राय, किस ढंग से इन चीज़ों को लोकल पुलिस भी हैंडल करे ताकि NIA और ATS है इसको थोड़ा सा काम करने में सहूलियत हो जाए? देखिए, वाकई में ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि ये राजधानी भोपाल में पकड़े गए हैं और ऐसे आतंकवादी संगठन के जिसका पूरे देश में कनेक्शन है। राजधानी भोपाल जहां शासन प्रशासन के सभी मुखिया रहते हैं, कितना संवेदनशील शहर है और उसमें इस तरह से अपराधी छिपे रहे, काम करते रहे और वो किस रूप में नहीं मिले, कोई इंजीनियर के रूप में, कोई मजदूर के रूप में। तो इसके लिए बहुत सूचना तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है और थोड़ा सा मुझे लगता है समाज को भी इस रूप में जागरूक होने की जरूरत है कि आसपास वॉच करते रहें कि कौन आदमी क्या कर रहा है, उसकी कैसे आर्थिक स्थिति बदल रही है, उसकी कैसी गतिविधियां हैं और कहीं संदिग्ध लगे तो सूचना दें उनको, क्योंकि ये तो बहुत विस्फोट का मुहाना है कि इस तरह से यदि कब कौन सी घटना को अंजाम दे दें। और दूरस्थ जिलों में हो तो बात अलग है, जैसे छिंदवाड़ा है, खंडवा, बुरहानपुर, इधर चंबल, ग्वालियर, मतलब ये तो राजधानी भोपाल है। एक समय यहाँ नक्सलाइट भी मूवमेंट मिले थे। तो ये पुलिस को अभी जो वर्तमान दौर है उसके हिसाब से अब ना केवल अपना सूचना तंत्र मजबूत करना वरन वो सब चीजें डेवलप करना चाहिए जो अपराधी जितने सातिर तरीके से आजकल कर रहे हैं। वो भेष बदलने की कला जो है वो अपराधियों ने बहुत जल्दी सीखी है कि वो आपको यकीन को साधु के भेष में मिल जाए या मजदूरी करते हुए मिल जाए या कोई इंजीनियर पढ़े लिखे, और ये हाईटेक होते जा रहा है। तो अभी आधुनिक पुलिस की जरूरत है। केवल ये कह देना कि हमने पुलिस मित्र बनाए हैं, कहाँ गए वो मित्र जो न सूचना देते हैं और बहुत सारी कि हम गश्त कर रहे हैं, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। इन सब की बजाय ठोस प्रयास होने चाहिए। और जब हर बार मिल जाते हैं, कभी इंद्रपुरी में, कभी पुराने भोपाल में, कभी कहीं, मतलब आप एक बार अभियान क्यों नहीं चलाते, पूरा धरपकड़ सर्च पूरी हो और एक तरफ से इनको अंत कर देना चाहिए कि यहाँ कोई नहीं रहेगा, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। देवदत्त जी, इसमें एक चीज और है, जो भोपाल में जो संगठन या मध्य प्रदेश की हम बात करें, जो संगठन या एक्टिव रहे हैं, जिनकी सूचना या जिनकी जानकारियां इनपुट्स भोपाल या MP के पुलिस को मिलते हैं बाहर से, उसमें सिमी की हम बात करते हैं। सिमी के साथ साथ और भी जो संगठन, उसमें जो संगठन है वो शरिया कानून लागू करने के लिए यहाँ प्रयासरत हैं। ये एक और मुझे लगता है कि बहुत संगीन मामला है। जिस ढंग से वो एक विशेष वर्ग में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्लीपर सेल की तरफ इशारा करता है। इसमें सबसे खास बात यह कि जो सिमी के साथ साथ हमने कहा कि बांग्लादेशी संगठन JMB की बात करें, एक सूफा नाम का संगठन वो भी है। PFI भी इसमें एक नया संगठन दर्ज किया गया जो देश भर में शाहीन बाग कर रहा था और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व था, पकड़ा गया। उसमें यह भी कहा था कि 2047 तक वो भारत में इस्लामी कंट्री बनाने की उनकी तैयारी थी, कोशिशें थी। ये सब चीज़ें बताती है कि मध्य प्रदेश जो है वो एक तरह से इन सब चीज़ों के मामले में बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। रविंद्र जी, जो आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ये जो संगठन है तहरीर वाला, जो इसका बड़ा अभी तो नया नाम है HUT, हिज़्ब उत तहरीर, ये संगठन अगर हम इसके नाम को देखें तो ये पाकिस्तान में भी एक तहरीर नाम का संगठन है, TTI का बोलते हैं, तालिबान तहरीक पाकिस्तान, TTP बोलते हैं। तो ये जो नाम है तहरीर का मतलब है कि ये कुछ ज़रूर खतरनाक है, इंटरनेशनल है और ISI से अगर इसका कनेक्शन है तो फिर मध्य प्रदेश को सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपकी राय? राघवन जी, ये जो तहरीर
हिजब उत तहरीर है, ये इसका बताया जाता है कि जेरूसलम में इसका जो गठन शुरू हुआ था 1952 में, और इसका हेडक्वार्टर लंदन है, और सारी गतिविधियां जो अभी जो इसकी हैं लंदन से ऑपरेट हो रही हैं। इसका जो नेटवर्क है 50 देशों का बताया जा रहा है, 50 देशों में इसका नेटवर्क फैल चुका है। और मध्य देश भारत में जो है अभी 2010 में जो बटाला हाउस जो हुआ था कांड, उसमें भी इसका शामिल होने की बात कही जा रही है। और मध्य प्रदेश भोपाल के लिए बहुत चिंतनीय विषय है कि यहाँ पे जो इसका सदस्य है मिला है एक, जो जिसे कि बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि वो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मगर उसका शामिल उसको पकड़कर पुलिस ने जो तथ्य बताए हैं कि वो किसी गैस राहत संगठन के से जुड़ा हुआ है, उसका परिवार, और उस परिवार को जो है कहीं ना कहीं ये सूचनाएं जो है ये उसका संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय जो एनजीओ हैं उनसे भी है। तो ये एनजीओ पर भी निगाह रखने की ज़रूरत है आज जो है इस संगठन इस सब के कारण कि जो एनजीओ जो एक्टिव हैं, अब कौन एनजीओ कितना उसमें इन्वॉल्व है। रविंद्र जी, दरअसल पीएफआई नाम का जो संगठन था वो भी एनजीओ की तरह काम करता था, और उसके तो बाकायदा अपने विंग थे कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी काम करते थे, वो स्टूडेंट यूनियन में भी काम करते थे, इसके साथ साथ कई जगह उन्होंने इलेक्शन भी लड़े, और वो उनके साथ पूरी एक टीम है जो अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है तो बाकायदा उसके लिए वो कानूनी सलाह भी देते हैं, और बड़े बड़े एडवोकेट से उनके संपर्क हैं, और वो अपने आदमियों के लिए बाहर से भी वकीलों को बुलाते हैं। इंदौर की जो घटना है जिसमें एक पीएफआई की जो सदस्य थी एक वकील के साथ वो कोर्ट की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करके कहीं शेयर कर रही थी। तो ये जो मामला है इसमें मैं ज़रूर तीनों साथियों से एक सवाल करूंगा कि जिन वर्गों में जहां ये संगठन काम कर रहे हैं उन वर्ग को, उन समुदाय को, उस मोहल्ले के लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है। जैसे निकल कर आया कि वो गैस पीड़ित संगठनों के बीच में भी काम करते तो एक लड़का उसमें इन्वॉल्व है, तो गैस पीड़ित संगठन वो इलाका वो भी क्योंकि अगर वो थोड़ा सा सजग होगा तो इन चीज़ों को रोकने में सहायता मिलेगी और कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं को हम रोक पाएंगे। आशीष जी, आपकी इसमें राय? बिल्कुल सही बात है। इसके लिए तो ये बात भी ठीक है कि लोग किस मजबूरी में उनके साथ जुड़े, या किस लालच में जुड़ गए, या किस आकर्षण में जुड़ गए, ये चीज़ें देखना इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग अगर यहाँ के ठहरते हैं तो अपने नेटवर्क का विस्तार यहाँ के लोगों से ना कर लें, यहाँ के लोगों को मिसगाइड ना कर दें। तो इसलिए ये तो सतर्कता जरूरी है। थाना स्तर पर भी कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा संवेदनशील जगहों पर, जो वहाँ पर सिर्फ जानकारियाँ जुटाने का या जो सीआईडी का जो रोल होता है वहाँ से उस तरह का एक पूरा काम करें। तो ये चीज़ें भी हैं। और दूसरी बात जो आती है कि एनजीओ से जुड़े हुए या कुछ संगठनों से, रजिस्टर्ड संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये जो कई बार इस तरह की बातें सामने आई हैं कि इनका थिंक टैंक तैयार हो जाता है। तो कुछ लोग तो जो है मैदान पे काम करते हैं या स्लीपर सेल होते हैं, और कुछ लोग जो है बड़े एलिट जगहों पर बैठे होते हैं, अच्छे खासे वो पेशे में होते हैं, और वो इनके लिए कुछ थिंक टैंक जैसे काम करते हैं। आपने एलिट क्लास की और अच्छे पेशे की बात की, तो मीडिया में भी इनका दखल है। बिल्कुल। तो उस तरह मैंने जो रविंद्र जी से बात की थी वो ये था कि जिस वर्ग में, जिस मोहल्ले में, जिस समुदाय में ये काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन पर नजर रखें और रोकें। एग्जैक्टली। रविंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश में जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो बनाया गया था, जिसमें कानून व्यवस्था और जो अलग अलग दो चीजें की गई थी जी। अब इस व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि अब इतना सब होने के बाद, जब व्यवस्थाएं अलग अलग होने के बाद, कानून व्यवस्था और इस आपके जो दूसरी पुलिस जो पुलिसिंग व्यवस्था, उसके रिजल्ट क्या है? मतलब उसके रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। उसकी उपयोगिता माने पुलिस की परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए थी। आशीष जी, पुलिस का प्रभाव क्षेत्र बढ़ना था और पुलिस की जो छवि वो सुधरनी चाहिए थी। पुलिस की छवि अभी जो कमिश्नर प्रणाली उसके पहले जैसी है, लेकिन जिस पर मैं जोर दे रहा हूँ, देवदत्त जी भी इस बात पर अपनी राय जता सकते हैं। आशीष जी, पहले आपसे जरूर पूछूंगा मैं कि जिस वर्ग में, जिस मोहल्ले में, जिस समुदाय में, चाहे वो मंदिर की बात हो, मस्जिदों की बात हो, उन सबको सतर्क होना पड़ा, क्योंकि अगर ये लोग स्थानीय लोगों की सहानुभूति पा लेते हैं, स्थानीय लोगों में स्लीपर सेल का गठन कर लेते हैं, तो फिर ये स्थानीय लोगों के लिए भी दिक्कत का एक तरह से सबब बनेगा। बिल्कुल सही बात है। वही मैं कहना चाह रहा था कि इसमें कोई वर्ग और समाज और कोई
मंदिर मस्जिद का भेद करने की बजाय लोगों को खुद भी अपनी सतर्कता होना पड़े, खुद को भी एक खुफिया तंत्र की तरह या एक काम करना पड़ेगा जो समाज के लिए बेहतरी के लिए खुफिया तंत्र के रूप में विकसित हो। तो पुलिस की जो मोहल्ला समितियां हैं और ये सारी चीजें हैं, इन सबका निजाम जो है वो समझ में आता है, इन सब की व्यवस्थाएं समझ में आती है कि पुलिस का इनके प्रति रोल क्या है। सिर्फ त्योहारों पे बुला के बात करना, ये करना और स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें हिंदू मुसलमानों को मिलकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, समाज के ये जो पकड़े जा रहे हैं वो एक वर्ग विशेष के हैं और एक वो वर्ग विशेष में एक्टिव होके उसमें अपना स्लीपर सेल बना रहे हैं और उसमें अपनी प्रति सहानुभूति रखने वाला एक वर्ग पैदा कर रहे हैं। कभी जब पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी तो वो वर्ग जो है उनकी मदद के लिए आड़ बनेगा, उनकी ढाल बनेगा। उसमें महिलाएं भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। तो जो हिंदू मुसलमान है उन सबको मिलकर ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसकी पुलिस को जानकारी देनी पड़ेगी, चाहे वो एटीएस को हो या एनआईए को हो या लोकल पुलिस को। और पुलिस को भी अपनी जो रॉब है और वो चीजें हैं, अधिकार है, इनके के लिए बात करने के साथ साथ इस तरह का परफॉर्मेंस भी देना पड़े। पुलिस कमिश्नर सिस्टम हो या एसपी वाली पुरानी प्रणाली हो, कुछ भी हो, वो उसका पुलिस का मतलब आम आदमी में तो वही है। उसका अभी तक तो पुलिस का जो नया सिस्टम है वो कारगर नहीं हुआ। उसको अगर हम कोई मतलब नहीं है, आम भाषा में कहें तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो अपना वो असर नहीं छोड़ पाई जिस उम्मीद से उसको बनाया गया था। बेसिकली आईएएस और आईपीएस के बीच में अधिकारों की एक जंग है जिसका कई तरह के मतलब हो सकते हैं, लेकिन उसका काम पुलिसिंग जो है वो किसी भी नाम से हो, पुलिसिंग तो पुलिसिंग हो, कमिश्नर सिस्टम हो। कहना ये कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली अगर है तो वो लगे कि सिस्टम बदला है, पुलिस ज्यादा बेहतरी से काम कर रही है, उसके हाथ खुले हुए हैं और वो अपराधियों के प्रति पहले से ज्यादा कारगर है। देवदत्त जी, ये जो सारा मामला है इस बात पर आकर सिमट रहा है कि जो आतंकी संगठन है एक वर्ग विशेष में, कुछ मोहल्ले विशेष में और कुछ स्थानों पर अपना नेटवर्क, अपना जाल बिछा रहे हैं। उसमें जो सीधे लोग हैं, जो धार्मिक होते हैं लेकिन जो उनकी बातों में फंस जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये एक्टिव हैं, 11 लोग भोपाल से पकड़े गए हैं, इसके पहले बांग्लादेशी जो संगठन था जेएमवी, उसके 4 लोग पकड़े गए थे। वो लोग 2-3 साल से काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपना नेटवर्क तो बनाया, लेकिन उस नेटवर्क के लोगों को इनसे अलग करने की जरूरत है। और उस समुदाय के जो समझदार लोग हैं, लिखे पढ़े लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, मुस्लिम वर्ग के, हिंदू वर्ग के, वो अपने लोगों को इनसे बचाएं और सतर्क करें। आपकी राय, अंतिम टिप्पणी। बिल्कुल, यदि आपको किसी को भी सुरक्षित रहना है तो अपराधी तो कोई भी हो, उस पर निगाह रखनी पड़ेगी, उसकी गतिविधियों पे, और उसकी सूचना देना पड़ेगी। अन्यथा एक दिन आप गेहूं के साथ जैसे घुन पिसता है, आप भी किसी दिन लपेटे में आ जाएंगे, आपके बच्चे उनके बहकावे में आ जाएंगे, वो अपराधी बन जाएंगे। किसी को भी तो जहां रहेंगे, जो भी ऐसे तत्व रहते हैं वो जहां भी रहे वहां नुकसान ही करेंगे। तो इनसे सतर्क रहने की जरूरत सबको, केवल पुलिस की अपने यहाँ बहुत कमी है, उसके भरोसे सब हो नहीं सकता। समाज को भी इसमें जागरूकता की बहुत जरूरत है। और यदि हम नहीं सुधरे तो एक दिन ये शांति का टापू भी एक तरह से मेरे तीनों साथियों से सिर्फ 2-2 वाक्यों में मैंने बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा कि जो धार्मिक संगठन है, जो धार्मिक संस्था है, उनको सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि वो आतंकी संगठन उन्हीं को अपना टारगेट बनाकर, उनको लक्ष्य बनाकर उनके बीच में काम करते हैं, उनकी सहानुभूति बना के एक वर्ग विशेष को अपने पक्ष में लाते हैं। इसमें आपकी क्या राय, क्या सुधार होने की जरूरत है? धार्मिक संगठनों को ऐसे तत्वों को जो है अपने यहाँ पनाह नहीं देनी चाहिए। और पुलिस को जो जनता से संवाद है वो उसको जो पहले बनाकर रखा गया था वो अब समाप्त हो गया था, उसको बनाना चाहिए। आशीष जी, जो माने किसी भी वर्ग के जो समझदार लिखे पढ़े लोग होते हैं, असरदार लोग होते हैं, उनको भी पुलिस एक्टिव करे और उनसे भी लोगों को समझाने की कोशिश करे कि इनके चक्करों में नहीं आना। क्योंकि अगर आप फंसे तो फिर आप तो इसमें उलझेंगे, पूरा आपका मोहल्ला, परिवार तबाह और बर्बाद होगा। और ये रास्ता एक अंधेरी गुफा की तरफ जाता है, इसमें कोई रोशनी की बात नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। समाज को खुद ही सतर्क होना पड़ेगा और पुलिस को भी जो है ये जो आईफोन और स्मार्टफोन और उसके जरिए थोड़ा सा पुलिसिंग और सूचनाएं जुटाने की बजाय जो खांटी पुलिस का तरीका होता है, लोगों के बीच में बैठना, बात करना, भरोसा अर्जित करना, वो करना होगा। इसके लिए बड़े अफसरों को उस तरह की पुलिसिंग के लिए उतरना होगा। कुल मिलाकर आज जो भोपाल में आतंकी संगठन से जुड़े 11 लोग पकड़े गए हैं, इसके पहले बांग्लादेशी आतंकी संगठन जेएमबी के लोग पकड़े गए थे। सिमी यहाँ पहले से एक्टिव है, पीएफआई भी यहाँ सक्रिय उसकी स्लीपर सेल है। इसके अलावा सूफा करके एक संस्था है आतंकियों की, वो भी काम कर रही है। जैसा हमारे पत्रकार साथी रविंद्र क्लासे ने बताया कि ये जो संस्था है
HUT, इसका 1950 क्या 1952 में ये आतंकी संगठन बना है और इंग्लैंड से ऑपरेट होता है। दुनिया के 50 मुल्कों में इसकी संस्था है। भोपाल और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, उनको इस पूरे मामले में सतर्क होने की ज़रूरत है और अपने लोगों को बचाने की ज़रूरत है कि वो इनमें ना उलझे। कुल मिलाकर ये ऐसा दौर है कि सब सतर्क रहें और पुलिस के संपर्क में रहें। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। दिव्यदत्त जी आपका भी, रविंद्र जी आपका भी, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो मध्य प्रदेश में आतंक की आहट है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।